स्वागत है आपका शिव गुरुकुल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास संबंधित है मौर्य साम्राज्य से, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस क्लास में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध के शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था। इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा है, जबकि कुछ ने इसे शूद्र बताया है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार यह मौर्य वर्ण का था, जिससे यह मौर्य कहलाया। बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार यह एक क्षत्रिय था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार ईरान से लेकर बंगाल तथा कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक विस्तारित था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा जस्टिन ने। और जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा था, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी लेखक मेगस्थनीज भारत आया था और मेगस्थनीज ने भारत की यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तिका इंडिका में किया था। जैसा कि लिखा है, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उसने अपने यात्रा के वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर से संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को हेरात, काबुल, कांधार और बलूचिस्तान प्राप्त हुए थे। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 बंगाली हाथी दिए थे। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को कितने हाथी दिए थे, तो 500 बंगाली हाथी। और संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को हेरात, काबुल और कांधार बलूचिस्तान प्राप्त हुए थे। एपियानस के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी को पालीबोत्रा कहा है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी अभिलेखों, जो कि अशोक के अभिलेख थे, उनसे मिलती है। चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा प्राण त्याग दिए और इस विधि को सल्लेखना कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए जैन धर्म में किस विधि को सल्लेखना कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त ने जो उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागे, इस विधि को ही सल्लेखना कहा जाता है। और कहाँ प्राण त्यागे? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अगला शासक था बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार को अमित घात नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार के नाम से तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे देखें। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन सुसीम तथा दूसरा दमन अशोक ने किया था। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका पहला दमन सुसीम ने और दूसरा दमन अशोक ने किया था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग रखी थी, जिसमें पहला था सूखी अंजीर, दूसरा अंगूरी शराब और तीसरा एक दार्शनिक। दोस्तों, जो सीरिया का शासक था, उसने सिर्फ 2 चीज़ें बिंदुसार को दी थी। पहला था सूखी अंजीर और अंगूरी शराब तथा दार्शनिक का क्रय या विक्रय करने से मना कर दिया था। जैसा कि लिखा है, सीरिया के शासक ने सिर्फ 2 चीज़ें दी थी, सूखी अंजीर
और अंगूरी शराब, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था सीरिया के कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था दार्शनिक जो, इसलिए उसका क्रय और विक्रय नहीं होता था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अगला शासक था अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महान सम्राट था। दोस्तों, अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध कर अशोक ने शासन प्राप्त किया था। दोस्तों, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवों का प्यारा उपाधि धारण की थी। यह उपाधि उसने खुद धारण की थी। पुराणों में इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। दोस्तों, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टू तथा उदय गोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम अभिलेखित है। अगर पूछा जाए अशोक का नाम किन अभिलेखों में उल्लेखित है, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टू तथा उदय गोलम के अभिलेखों में। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, जिसे हमने पीछे भी देखा है। दीप वंश में इसे करमोली कहा गया है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, दीप वंश में से करमोली और पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने मास्की शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। 1750 में टिफेलेथन ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम 1837 में इस शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक का राज्य विस्तार अफगानिस्तान से कर्नाटक तथा बंगाल से गुजरात तक था। दोस्तों, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम शिलालेखों को किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो इसका आंसर होगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। और किसने ढूंढा था प्रथम स्तंभ को, 1750 में टिफेलेथन ने। इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल्हड़ की रथ रंगिणी के अनुसार अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था, जहां श्रीनगर की स्थापना की। दोस्तों, अगर पूछा जाए श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर होगा अशोक ने। नेपाल में देवतन शहर भी बसाया था। अशोक ने अशोकेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने। अशोक शुरुआती दिनों में शैव धर्म का अनुयायी था तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अशोक ने उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी। तो अशोक ने किस भिक्षु से दीक्षा ली थी, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब हम देखते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कलिंग के युद्ध में यथा जनधन हानि हुई, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने काफ़ी यथा जनधन हानि देखी, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इस युद्ध के बाद ही उसने आजीवन युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का बराबर की पहाड़ियों पर निर्माण करवाया था। पहली गुफा थी लोमस ऋषि गुफा तथा दूसरी गुफा थी कर्ण चौपार गुफा, तीसरी सुदामा गुफा, 14 विश्व झोपड़ी। दोस्तों, इसने कहाँ पे गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो बराबर की पहाड़ियों पर इसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की थी। तो अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा किस वर्ष की थी, तो अपने शासन के 10वें वर्ष। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु शिलालेखों से
अशोक के बौद्ध होने का पता चलता है। दोस्तों, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु शिलालेखों से अशोक के बौद्ध होने का पता चलता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने आखेड़ तथा बिहार यात्राओं पर रोक लगा दी और धम्म यात्राओं की शुरुआत करी थी। आगे देखेंगे हम। दोस्तों, जैसा हमने पीछे कहा था, अशोक ने आखेड़ और बिहार यात्राओं पर रोक लगाई तथा धम्म यात्राओं की शुरुआत की थी। अशोक की यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, नीचे देखेंगे हम। बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, फिर गया कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ और आखिर में श्रावस्ती। दोस्तों, उसने अपनी यात्राओं की शुरुआत बौद्ध गया से की थी। अशोक अपने राज्यकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था तथा लुम्बिनी को ग्राम को कर मुक्त किया था। दोस्तों, अशोक अपने राज्यकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और 10वें वर्ष बौद्ध गया था और लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त किया तथा केवल कुछ टैक्स लिए थे जो कि 1/8 थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ धर्म प्रचारक भी यथास्थान भेजे थे, जिसमें देखेंगे हम। पहले थे महेंद्र और संघमित्रा, जिसे भेजा था श्रीलंका। दूसरे था महारचित, जिसे भेजा यमन। मंजिम को हिमालयवर्ती देशों के लिए, महादेव, महिष मंडल, महाधर्मरचित महाराष्ट्र, सोना और उत्तरा सुवर्णभूमि और मंझांतिक कश्मीर तथा गंधार। दोस्तों, इस लिस्ट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महेंद्र को और संघमित्रा को श्रीलंका, महारचित यवन, मंजिम हिमालय, महादेव महिष मंडल, महाधर्मरचित महाराष्ट्र, सोना और उत्तरा सुवर्णभूमि, मंझांतिक कश्मीर तथा गांधार। इसको एक बार और रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे अशोक के अभिलेख, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि में लिखित थे। केवल 2 अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी लिपि थी। दोस्तों, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में ही लिखित थे। सावाजगढ़ी, मानसेरा की लिपि खरोष्ठी थी। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सावाजगढ़ी और मानसेरा जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इनकी लिपि खरोष्ठी लिपि थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो पूछा जाए खरोष्ठी लिपि की लिखावट किस ओर है, तो दाएं से बाईं ओर। बाकी सभी अभिलेख उसके ब्राह्मणी लिपि में लिखित थे। केवल सावाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्ठी लिपि थी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही करवाया था। अशोक अभिलेखों द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला शासक था। अगर पूछा जाए प्रजा को अभिलेखों द्वारा संबोधित करवाने वाला पहला शासक कौन था, तो वह अशोक था। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया, तो वो भी अशोक था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेई अभिलेख, जो कि सबसे छोटा अभिलेख था, उसका विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान किए का उल्लेख किससे मिलता है, तो वह कहाँ स्तंभ थे, कौशाम्बी तथा प्रयाग। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा जाता है। गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता उद्देशित करती थी। गुहालेख, जिन्हें गुफालेख कहते थे, यहाँ पे केवल धार्मिक सहिष्णुता की चर्चाएं की जाती थी, जबकि लघु स्तंभ जो शिलालेख थे, उसमें राजकीय घोषणाएं की जाती थीं। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में लाया गया। दोस्तों, ये इकलौता इलाहाबाद में जो स्थित स्तंभ लेख है जिसमें जहांगीर के बारे में भी पता लगता है, जो कि वह अकबर के शासनकाल में कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में लाया था।
रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण में स्थापित है, जिसकी खोज कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में की थी। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में मोर का चित्र मिलता है। मोर का चित्र किस स्तंभ में मिलता है? लोरिया और नंदनगढ़ के स्तंभ में। अशोक का शर-ए-कुना अभिलेख ग्रीक तथा अरमाइक भाषाओं में लिखा हुआ है। यह अभिलेख कांधार से प्राप्त हुआ था। कौन सा अभिलेख कांधार से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, शर-ए-कुना अभिलेख, जो कि ग्रीक तथा अरमाइक भाषाओं में लिखा है, यह कांधार से प्राप्त हुआ था। 10वें धम्म अभिलेख में अशोक ने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जाता है। यह अशोक का कथन था, इसको याद रखिएगा। 10वें धम्म अभिलेख में कहा था, राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। दोस्तों, अभिलेख अशोक मानता था कि प्रजा जितनी सुखी रहेगी, वो राजा की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाती है। दोस्तों, हम देखेंगे अशोक के द्वारा जारी किए गए शिलालेख और उन शिलालेखों में उसने क्या चीज़ जारी करवाई थी। पहला शिलालेख, जिसमें पशु बलि की निंदा थी और सबू मनुष्य मेरी संतान है, ऐसा उसके पहला शिलालेख में उत्कीर्ण था कि पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये संतान है। दूसरा शिलालेख है मनुष्य पशु के लिए चिकित्सा की सुविधा और चेर, चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और श्रीलंका का उद्देश्य। दोस्तों, चेर, चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और श्रीलंका का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो वह था दूसरा शिलालेख। बात करते हैं तीसरे शिलालेख की, तो रज्जुकों, यकुतों, प्रादेशिकों की नियुक्ति की हमें जानकारी किससे मिलती है? तो तीसरे शिलालेख से। हर 5वें वर्ष इन्हें राज्य का दौरा करने का आदेश भी था तथा बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भी इनकी नियुक्ति करी गई थी। हमारा चौथा शिलालेख था धर्म के नियम। दोस्तों, इसे धर्म के नियम या धम्म के नियम भी बोल सकते हैं। किससे मिलते हैं? चौथे शिलालेख से। दोस्तों, हम देखते हैं 5वां शिलालेख, धर्म महामात्रों की उल्लेख और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो वो था 5वां शिलालेख। छठे शिलालेख से हमें मिलता है आत्म समय की बात, आम जनता राजा से मिल सकती है। दोस्तों, आम जनता थी वह राजा से मिल सकती है, इसका उल्लेख था छठा शिलालेख में और आत्म संयम की बात करी गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां शिलालेख, जिसमें सहिष्णुता की बात की गई थी। हमारा 8वां अभिलेख, जिसमें अशोक की यात्राओं का वर्णन मिलता है। अशोक की यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? तो इसको याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 8वां अभिलेख, अशोक की यात्राओं का वर्णन 8वें अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं, धम्म समारोह, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन 9वें शिलालेख से मिलता है। अशोक का 10वां शिलालेख था, राजा तथा अधिकारियों को सदैव प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। दोस्तों, उसने एक कथन भी कहा था कि प्रजा की नैतिक उन्नति का पता राजा के द्वारा ही पता लगता है। तो उसने राजा तथा अधिकारियों को सदैव राजा के हित में कार्य करने के लिए भी कहा था। किसमें कहा था? अपने 10वें शिलालेख में। अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में धम्म नीति की चेष्टा करने पर भी जोर डाला था। 11वें अभिलेख में धम्म नीति का वर्णन किया था, 10वें में उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया था और जबकि 11वें में धम्म नीति का वर्णन किया था। 12वां सर्वधर्म समभाव तथा स्त्री महापात्र की चर्चा। 10वें शिलालेख के अनुसार स्त्रियों की भी महापात्र बनाने की चर्चा की थी। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन और आठविक जातियों का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? तो वह था 13वां। दोस्तों, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। तो कलिंग युद्ध लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख से मिलता है। 14वां शिलालेख, जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए
उत्साहित करना। दोस्तों, उसके द्वारा कहा गया जनता को धर्म के अनुसार चलना चाहिए तथा जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित किया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अशोक का धम्म। आखिर धम्म चीज़ क्या था? धम्म क्या था? अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ नियमों को जनता के बीच उद्देशित किए थे। इन नियमों को ही धम्म कहा गया। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का रूपांतरण है। जैसा हमने पीछे बताया था, धम्म का अर्थ ही धर्म होता है, जो कि लिखा हुआ है। और धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का रूपांतरण था। और ये क्या थे? ये कुछ नियम थे जो जनता को उपदेशित किए गए थे अशोक द्वारा। अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख से धम्म के गुणों का पता लगता है। यह गुण निम्न थे: साधुता, पवित्रता, दान, कल्याण और मृदुता। दोस्तों, जो अशोक था, कलिंग युद्ध के बाद बहुत ही उदार हो गया था तथा उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में नगर भ्रमण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसे अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया था। दोस्तों, उसने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसे अभिलेखों में अनुसंधान किया था। जो प्रचार प्रसार करने का कार्य था, इसे ही अनुसंधान कहा गया था। किसे अनुसंधान किया गया था? धर्म के प्रचार प्रसार को अनुसंधान कहा गया था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। इसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक। और प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।